हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, जो क्लास 10 साइंस का हमारा टॉपिक पिछले पार्ट नंबर 5 में हमने पढ़ा था जनन तंत्र, और उस जनन तंत्र का जो टॉपिक था वो था नर जनन तंत्र। यानी कि उसमें बताया कि जनन तंत्र मानव में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नर जनन तंत्र, एक होता है मादा जनन तंत्र। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा नर जनन तंत्र के बारे में, और इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। तो नर जनन तंत्र में हमने देखा कि उसको दो भागों में बांटा गया लैंगिक अंगों के आधार पर, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। उसी प्रकार से मादा जो जनन तंत्र है उसको भी दो प्रकार से ही बांटा गया है। एक तो होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग किसके? मादा, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। और दूसरा कौन सा है? द्वितीयक लैंगिक अंग। इन दो पार्टों में इसे बांटा गया। अब देखिए, उसमें हमने देखा कि जो नर जनन तंत्र था उसमें जो प्राथमिक लैंगिक अंग था वो क्या था? शुक्राशय, वृषण। और यहाँ पर जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो है अंडाशय। क्या है? अंडाशय, यानी कि जहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता हो वो इसका प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग दोनों में इसको बांटा गया। सबसे पहले अब हम बात करते हैं यहाँ पर जनन की प्रक्रियाओं की, कि जो जनन की प्रक्रिया होती है वो मादा के अंदर किस प्रकार से होती है। जब नर जनन तंत्र के अंदर जो वृषण है वहाँ से वृषण कोश से जब शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है तो वे शुक्राणु नर जनन तंत्र से रिलीज होकर और मैथुन क्रिया के दौरान मादा के शरीर के अंदर जब प्रवेशित होते हैं तो मादा जनन तंत्र के अंदर जाकर के जो प्राथमिक सबसे अंग होता है उसकी बात करते हैं हम। जो है सबसे पहले हम पार्टीशंस की बात करते हैं, अंडवाहिनी। सबसे पहले हम अंडवाहिनी की बात करते हैं, मादा जनन तंत्र का द्वितीयक पहला जो अंग है। देखिए, इस अंडवाहिनी का जो कार्य होता है, वाहिनी का मतलब होता है कि उस चीज़ को लाना और ले जाना, यानी कि एक वाहन के रूप में कार्य करना, आदान प्रदान करने का कार्य करना, यानी कि अंडाणुओं को ले जाना। ये जो पार्टीशंस होता है अंडवाहिनी, इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग होती है कितनी? 12 सेंटीमीटर। लगभग कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी ये होती है। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? जो अंडाणु होते हैं उन अंडाणुओं को लाना और ले जाना होता है। यानी कि ये कहाँ लेकर के जाती है? वहाँ से अंडाणुओं को मादा के शरीर के अंदर तक लेकर के जाती है। यानी कि अंडाशय जो होते हैं उनको गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है। कहाँ तक पहुंचाने का? गर्भाशय तक उनको पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहुंचाने का कार्य। कौन करती है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी लेकर के कहाँ पहुंचती है? गर्भाशय में। अब गर्भाशय में जब ये अंडवाहिनी के माध्यम से अंडाणु, और यहाँ पर क्या होता है कि नर के पास से जो शुक्राणु दोनों जब आते हैं तो उनका जब संलयन होता है, संलयन का मतलब होता है कि वो जब आपस में दोनों मिलते हैं, कौन? शुक्राणु और अंडाणु। नर से आए हुए, नर से तो क्या आते हैं? शुक्राणु, और मादा क्या रिलीजेशन करती है? अंडाणु। क्या करती है? अंडाणु को रिलीज करती है। ठीक है, तो शुक्राणु और अंडाणु जो दोनों आकर के जहाँ पर मिलते हैं और मिलने के बाद वहाँ पर भ्रूण का परिवर्धन होता है, यानी कि भ्रूण जो होता है वो विकसित होने लगता है। और जहाँ पर विकसित होता है वो पार्ट होता है गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। यानी कि जो पहला पार्ट अंडवाहिनी और दूसरी हम बात करते हैं वो होता है गर्भाशय। जब अंडवाहिनी अंडाणुओं को गर्भाशय के अंदर ले आती है तो यहाँ से जो अंडाणु और शुक्राणु एक जगह मिलने के बाद भ्रूण का निर्माण प्रारंभ, भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया
इसके अंदर ही पूरी होती है, यानी कि यहीं पर ही अंडाणुओं का निषेचन होता है। निषेचन का तात्पर्य आप जानते हो कि निषेचन से क्या तात्पर्य होता है। तो अंडवाहिनी और गर्भाशय दो ये पार्टीशंस हुए। गर्भाशय का और अहम रोल क्या होता है यहाँ पर, ये प्लेसेंटा, ये भ्रूण के अंदर प्लेसेंटा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्लेसेंटा का। तो ये हुए दो पार्ट। तीसरा जो पार्ट है मादा जनन का वो होता है योनि। क्या होता है, योनि। ये मादा जनन तंत्र का द्वितीयक लैंगिक अंग का तीसरा पार्ट है। देखिए ये योनि की जो संरचना होती है, इसकी संरचना किस आकार की होती है, इसकी संरचना होती है और ये किस प्रकार के अम्ल, यानी कि ये लैक्टिक अम्ल, आपने सुना होगा अम्ल और क्षार के बारे में जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि इसका जो आवरण संत होता है वो लैक्टिक अम्ल का स्राव यहाँ होता है। और जो मैथुन की क्रिया होती है, किसकी क्रिया, मैथुन की क्रिया, नर और मादा की जो मैथुन क्रिया होती है वो मैथुन की क्रिया यहीं पर ही संपन्न होती है, इसी माध्यम में संपन्न होती है। और यहीं से ही नर के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणुओं के अंडवाहिनी के द्वारा लेकर के अंडाशय तक पहुंचते हैं और इसी मार्ग के द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद जो शिशु का निर्माण भी अगर होता है वो भी इसी पार्टीशन से, शिशु का जो निर्माण होने के बाद शरीर से प्रसव, जिसको हम बोलते हैं, प्रसव की क्रिया भी इसी पार्ट के माध्यम से बाहर होती है, यानी कि शिशु का जन्म भी इसी माध्यम से होता है। तो ये था मादा जनन और मादा जनन की प्रक्रिया। तो और इसके बाद हम बात करते हैं कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, कि मानव जो है उसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि लिंग का निर्धारण कैसे होगा, यानी कि लिंग निर्धारण प्रक्रिया क्या होती है। लिंग निर्धारण प्रक्रिया, निर्धारण प्रक्रिया ये क्या होती है, ये भी एक नया टॉपिक है, लिंग निर्धारण प्रक्रिया। तो लिंग निर्धारण प्रक्रिया से तात्पर्य क्या होता है कि हमें एक चीज का पता है कि नर और मादा, नर व मादा दोनों के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये गुणसूत्री होते हैं, यानी कि इनको लाने ले जाने का काम कौन करता है, गुणसूत्रों को जीन। कौन करते हैं, जीन करते हैं। जीन ही गुणसूत्रों को आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो मानव के अंदर टोटल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़े। कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, यानी कि 23 जोड़ी का मतलब कितने हो गए, 46। जोड़े में होते हैं 2, एक जोड़े में कितने होते हैं, 2। तो 23 जोड़े का मतलब होता है 46 गुणसूत्र, जिसमें से 23 तो पाए जाते हैं नर के अंदर और 23 पाए जाते हैं मादा के अंदर। पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है कि नर और मादा में इतने गुणसूत्र हो गए। अब दूसरी बात लिंग निर्धारण में, वो बहुत इंपॉर्टेंटली है, उसे आप ध्यानपूर्वक समझिए कि यहाँ पर जब ये गुणसूत्र पाए तो हमें पता है कि इधर को देखो, हमने लिख लिया नर और ये लिख ली हमने इधर मादा। ठीक है, हमने बात क्या की कि दोनों के अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन एक बात होती है कि दोनों के अंदर 22 जो गुणसूत्र हैं वो होते हैं बिल्कुल समान, यानी कि 22 जो गुणसूत्र होते हैं और इसके भी जो 22 गुणसूत्र जो होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, यानी कि वो गुणसूत्र होते हैं XX और XX। ठीक है, आगे बात समझ में कि यहाँ पर 22 तो समान है और जो अगला गुणसूत्र है वो गुणसूत्र जो नर होता है उसमें अलग पाया जाता है। मादा के अंदर तो वो गुणसूत्र भी 23वां यही होता है, लेकिन नर के अंदर वो जो गुणसूत्र होता है वो ये होता है। ये प्लस का है बीच में, ये प्लस का मतलब है जोड़, जुड़ रहा है जो। ठीक है, तो यहाँ XY होता है। तो देखिए कि जब नर और मादा का संगयन होता है और जनन की क्रिया होती है तो नर के शुक्राणुओं से जो गुणसूत्र होता है उसका रिलीजेशन यदि जनन की क्रिया में, अब सीधी सी बात यहाँ एक बात आती है कि मादा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मादा के पास तो सिर्फ गुणसूत्र सारे कौन से हैं, X ही हैं। मादा तो आपको निश्चित यहाँ पर पता है कि वो तो X ही गुणसूत्र देगी, लेकिन यदि
जनन क्रिया के दौरान अगर नर के पास से X गुणसूत्र आता है, कौन सा गुणसूत्र आता है, X गुणसूत्र नर देता है, और मादा तो देगी क्या, X ही देगी, उसके पास तो गुणसूत्र ही X है, एक ही प्रकार के गुणसूत्र है, तो वहां से वही गुणसूत्र मिलेगा। और अगर यहां से X गुणसूत्र आ जाता है तो यहां तो हो जाता है ये XX, और यदि यहां से मादा दे देती है, क्योंकि इसके पास तो है ही X गुणसूत्र मादा के पास से, और यदि ये Y गुणसूत्र, क्या, अगर ये Y गुणसूत्र यहां आ जाता है तो ये बन जाता है XY। तो अगर जब XX दोनों गुणसूत्र मिल जाते हैं तो 50% तक पुत्री की संभावना होती है, यानी कि क्या पैदा होती है, पुत्री प्राप्त होती है। और यदि XY गुणसूत्र मिल जाता है तो किसकी संभावना हो जाती है, पुत्र की संभावना होती है। तो सीधी सी बात है, इस प्रकार लिंग का निर्धारण होता है। लेकिन इस लिंग के निर्धारण के लिए हमारे समाज के अंदर एक परिपाटी है कि औरत को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आज के युग में क्या कहते हैं कि लड़की हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, उसके लिए पूरी तरह से दोष पूरा औरत के ऊपर मटा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर लड़के और लड़की के जन्म के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है कौन, नर उत्तरदायी होता है। क्यों, क्योंकि मादा के पास तो हमें पता है कि यहाँ टोटली गुणसूत्र सारे समान है, XX ही गुणसूत्र हैं, तो वो तो जब भी रिलीजेशन करेगी जनन क्रिया के दौरान सिर्फ X गुणसूत्र का ही रिलीज करेगी। लेकिन अगर नर के पास एक अलग गुणसूत्र होता है, अगर नर के पास से X गुणसूत्र आता है तो पुत्री की संभावना है, और उनके पास जो एक गुणसूत्र Y होता है, अगर वो Y गुणसूत्र आता है तो किसकी संभावना होती है, पुत्र की। इसको हम इस माध्यम से ना समझ करके आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी कि 22X + Y, और यहां भी आप इसको कर सकते हो 22X + X, तो भी वही बात है कि 22X तो ये और प्लस X 23वां हो गया, और यहाँ पर भी यही है 22X + का Y हो गया। यहाँ से भी अगर हमारे पास X और इधर से X आता है तो पुत्री हो गई, और यहाँ से X और Y आता है तो ये पुत्र की संभावना हो गई। तो ये हमारा मादा जनन तंत्र और यहाँ पर लिंग का निर्धारण, ये टॉपिक हमारा इस पार्ट का क्लियर। थैंक यू।